Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to discuss the next topic on quantum mechanics, and this is pair production. We have already discussed three topics: Compton effect, black body radiation, and photoelectric effect. So this is the fourth topic, pair production. Pair production. पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? 1932 के अंदर एंडरसन ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंडरसन कुछ, और उस टाइम पर उन्होंने क्या देखा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो फॉइल से जब पास होती हैं, तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, उस रेडिएशन से कुछ जो फोटोन हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और वहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं दो पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन passes through foil, particular photons disappears and electron and positron are produced. ये इलेक्ट्रॉन और ये अपना पॉजिट्रॉन। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? एंडरसन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1932 के अंदर। ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि जैसे फॉइल से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पास हुआ तो उस रेडिएशन में से कुछ फोटोन गायब हो गए, और गायब जो फोटोन हुए उनकी जगह क्या बन गए? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक पेयर आ गया। मतलब जो फोटोन है वो डिसअपियर हो गया और यहाँ पे आ गया कौन? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ये अपना फोटोन था। तो ये प्रोसेस ही क्या है? पेयर प्रोडक्शन है। ये प्रोसेस ही क्या है? पेयर प्रोडक्शन है। अब देखो क्या हो रहा है। जो पेयर प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर पहली चीज़ तो क्या आती है कि भाई जो फोटोन है तो इसका जो मोमेंटम है वो किसी भी फ्रेम में जीरो नहीं हो सकता। पहली यहाँ से चीज़ क्या आती है? मोमेंटम ऑफ फोटोन कांट बी जीरो इन एनी फ्रेम। अब हो क्या रहा था कि जब अपन ने देखा कि फोटोन कन्वर्ट हो गया किसमें, क्या बना ली इसने? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना लिया। अच्छा, पहले ये देखो पॉजिट्रॉन क्या होता है। पॉजिट्रॉन हैव सेम मास एज इलेक्ट्रॉन बट हैव ऑपोजिट चार्ज। मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -C, और इस पे चार्ज कितना होगा? +C, और जो मास होगा इन दोनों का सेम होगा। क्लियर है? अच्छा, तो क्या देखा गया, जब फोटोन से क्या बन रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब बन रहा है तो इसके अंदर या फिर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन आर नॉट वैलिड साइमल्टेनियसली। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस प्रोसेस के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को ट्रू मान लेता हूँ, उस केस के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाता है, और अगर एनर्जी कंजर्वेशन को ट्रू मान लेता हूँ तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन फेल हो जाता है। मतलब दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ वैलिड नहीं हो पाते हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब अपन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और ये जो पेयर प्रोडक्शन है इसको क्लासिकल फिजिक्स को तो बहुत दूर की बात है, इवन क्वांटम थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। कौन सी क्वांटम थ्योरी? नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ी। तो बोला भैया देखो एक्सपेरिमेंट देखा है, एक्सपेरिमेंट में घटना हो रही है, फोटोन क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना रहा है,
लेकिन थियोरेटिकली जब अपना एक्सप्लेन करते हैं इस प्रोसेस के लिए, तो लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन क्या नहीं रह रही, वैलिड नहीं रह रही साइमल्टेनियसली। तो भैया ये थ्योरी तो क्या नहीं कर पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो क्वेश्चन ये था कि वेयर इज द प्रॉब्लम। तो वापस से एक्सपेरिमेंट पे नज़र डाली गई। किस पे नज़र डाली गई, एक्सपेरिमेंट की, कि यार इस प्रोसेस के अंदर और इस एक्सपेरिमेंट में अपन क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। तो क्या देखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पासिस थ्रू द फॉइल। फॉइल का मतलब किसी भी मैटर की जो है फॉइल हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो अपन ये मान सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे क्या हैं, न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस की प्रेजेंस है। क्या है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस है। इसका मतलब न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से जो है जो इवेंट है पेयर प्रोडक्शन है, ये पॉसिबल हो रहा है। इसका मतलब अगर ये फॉइल ना होती, अगर ये न्यूक्लियस ना होते, तो ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन आर नॉट वैलिड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेयर प्रोडक्शन है, पेयर प्रोडक्शन जो है, पेयर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। क्योंकि इस प्रोसेस में मैंने क्या माना, सिर्फ फोटोन माना, इलेक्ट्रॉन माना और पॉजिट्रॉन माना, कुछ और नहीं माना। तो इसमें ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है किसके अंदर, सिर्फ इतने अगर चीजें हैं तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वैक्यूम या फ्री स्पेस में पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल था। तो एक्सपेरिमेंट में क्या था, फॉइल भी थी। फॉइल का मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। तो उसको क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया, और क्या बताया गया कि असल में क्या हो रहा है कि भैया ये जो फोटोन जो है, जिसकी एनर्जी ई है एच कट ओमेगा, ये इंट्रैक्शन कर रहा है। किस इंट्रैक्शन कर रहा है, न्यूक्लियस से। किसकी न्यूक्लियस से, इस फॉइल के न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस इंट्रैक्शन करता है। न्यूक्लियस कैसा है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और इंट्रैक्शन होने की वजह से पेयर प्रोडक्शन हो रहा है। इंट्रैक्शन की वजह से कौन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि अगर न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, फ्री स्पेस में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भैया लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन साइमल्टेनियसली वैलिड नहीं रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि भैया न्यूक्लियस ने ऐसा क्या कर दिया। भाई बिना न्यूक्लियस मतलब सिर्फ फोटोन इस चीज में नहीं टूट रहे हैं, जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तब जाके इस तरीके से ब्रेक हो रहा है फोटोन दो पार्टिकल्स के अंदर। तो न्यूक्लियस ऐसा क्या कर रहा है, सो बेसिकली न्यूक्लियस जो है फोटोन के साथ इंट्रैक्शन करता है। क्या करता है, फोटोन जो है, फोटोन इंटरेक्ट्स विद न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या प्रोवाइड कराता है, और या यू कैन से दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड। न्यूक्लियस क्या प्रोवाइड करा रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन कब पॉसिबल है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। पेयर प्रोडक्शन इज पॉसिबल in the presence of strong field, or you can say that heavy mass। ठीक है। अच्छा, तो जो न्यूक्लियस है वो इंटरेक्ट कर रहा है किससे, फोटोन से, और स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड करा रहा है। और न्यूक्लियस के लिए यहाँ पे अपन कौन सा फोर्स ले सकते हैं, कुलैम्ब फोर्स ले सकते हैं। कुलैम्ब फोर्स भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब आपको समझ में आ गया पेयर प्रोडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब फॉइल से पास होती हैं तो कुछ फोटोन गायब हो गए और उनकी जगह इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बन गया। ये जो घटना है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एंडरसन ने देखा 1932 में देखा, और इसको उन्होंने क्या कह दिया, पेयर प्रोडक्शन कह दिया। इसका मतलब पॉजिट्रॉन की खोज भी किसने की, पॉजिट्रॉन को भी एंडरसन ने ही सबसे पहले जो है डिटेक्ट किया। ठीक है। अब जब इसको नॉर्मल रिएक्शन मैंने लिखी, फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाया, तो इसके अंदर क्या नहीं हो रहा था, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं था। इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन जो पॉसिबल नहीं है किसके अंदर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो भैया बोले एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, तो बोले क्या अलग है, बोला फॉइल है यहाँ पे। फॉइल का मतलब न्यूक्लियस है, इसका मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इंट्रैक्शन कर रहा है।
और इंटरेक्शन में भी क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस की वजह से, और उसकी वजह से जो है ये पॉसिबल है। इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन किसकी वजह से पॉसिबल है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और हैवी मासेस। तो यहाँ तक आपको उसका जनरल समझ में आ गया होगा। अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ इसके कुछ एनर्जी रिलेशन, ठीक है। तो देखो ये अपना फोटोन था, स्टेशनरी न्यूक्लियई, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस न्यूक्लियई जो मूविंग स्टेट में है। अब किस स्टेट में, मूविंग स्टेट में, यहाँ पे लिख सकते हो मूविंग न्यूक्लियई, ठीक है। ठीक है, तो देखो फोटोन की एनर्जी E कितनी, h कट ओमेगा, स्टेशनरी है तो उसका रेस्ट मास एनर्जी होगी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई, तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पॉजिट्रॉन की एनर्जी, अच्छा, और न्यूक्लियई की एनर्जी, तो न्यूक्लियई की एनर्जी को मैं En से लिख देता हूँ। अच्छा, तो ये हो गया E इक्वल्स टू h कट ओमेगा है, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक चूज कर लो आप, h कट ओमेगा प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, एम नोट सी स्क्वायर प्लस एम नोट क्या है, रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का। काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं क्या लिख लूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद रेस्ट मास एनर्जी पॉजिट्रॉन की भी इतनी ही होगी, क्यों, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई। तो ये तो देखो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया एच कट ओमेगा इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस 2m0 c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई। ये न्यूट्रॉन नहीं है भाई, न्यूक्लियई। अब देखो न्यूक्लियई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैवी होगा, बहुत ज़्यादा हैवी होगा। तो इस इंट्रैक्शन में इसका जो मूवमेंट होगा, यहाँ मूविंग जो होगा, ये इसको बहुत कम एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी भी तो ये इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, बहुत भारी है। और एक हल्का पार्टिकल अगर बहुत भारी से जो है कोलाइड करता है, तो भारी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में नेग्लिजिबल है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई बी नेग्लिजिबल। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एच कट ओमेगा इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन सॉरी पॉजिट्रॉन प्लस 2m0 c स्क्वायर, और E इक्वल टू था एच कट ओमेगा। तो ये हो गई एग्जैक्ट इक्वेशन अपनी। अच्छा, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, ये अप्रोक्सीमेटेड है, क्योंकि अपन ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई को हटा दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द पेयर प्रोडक्शन। क्या कहा मैंने, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द पेयर प्रोडक्शन। तो देखो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन। तो देखो ई मिनिमम का मतलब एच कट ओमेगा मिनिमम। तो इनमें से क्या कम हो सकता है भाई, रेस्ट मास एनर्जी तो फिक्स रहती है, कम क्या हो सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो सकती है, और कितनी कम हो सकती हैं, 0 हो सकती हैं। तो किसके बराबर आ गया है, 2m0 c स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन ये कह रही है कि फोटोन था, न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन किया, इलेक्ट्रॉन बनाया, पॉजिट्रॉन बनाया, और दोनों रेस्ट पे ही रहे, मतलब बन गए लेकिन उनकी कोई मूवमेंट नहीं थी। बन तो गए लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो कम से कम बन जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम रेस्ट मास जितनी एनर्जी तो इसके पास होनी चाहिए। तो ये हो गया मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन की जितनी भी चीज़ें थी ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अपन पेयर एनहिलेशन की। क्या बात करते हैं, पेयर एनहिलेशन। एनहिलेशन का मतलब होता है
नष्ट होना या गायब हो जाना, नष्ट होना या गायब हो जाना। तो पेयर एनिहिलेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन की। क्या है? रिवर्स प्रोसेस। पेयर एनिहिलेशन is nothing but reverse process of pair production। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिला एक पॉजिट्रॉन से और क्या बना लिया? फोटोन बना लिया। ये क्या है? अपना पेयर एनिहिलेशन है। तो देखो होता क्या है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉइल से पास होता है तो फोटोन से क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बन जाता है। लेकिन जो पॉजिट्रॉन का जो टाइम होता है वो होता है ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 सेकेंड्स। ठीक है, इतनी देर तक ये क्या रह सकता है? स्टेबल रह सकता है। फिर क्या होता है कि जो पॉजिट्रॉन है ये दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर अपना फोटोन बना लेता है। ठीक है, अच्छा। या तो ये क्या हो गया? बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हो गई किसकी? पेयर प्रोडक्शन की। ठीक है, अच्छा। या फिर इसको अपन ऐसे कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है ये मिलके हाइड्रोजन लाइक एटम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसको अपन बोलते हैं पॉजिट्रोनियम। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम क्या है? हाइड्रोजन एटम की तरह ही है। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें प्रोटॉन की जगह, पॉजिट्रोनियम में प्रोटॉन की जगह क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। प्रोटॉन की जगह क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। क्लियर है? चलो, तो ये आपका पेयर प्रोडक्शन हो गया, पेयर एनिहिलेशन हो गया। और जो पेयर एनिहिलेशन है इसमें जो कंजर्वेशन है लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन का, ये वैलिड रहता है। इसका मतलब पेयर एनिहिलेशन फ्री स्पेस में भी पॉसिबल है, सिंस एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन आर वैलिड, so pair annihilation is possible in free space। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। क्लियर है?